और यहाँ शॉर्ट नोटिस पर हमारे अनुरोध पर पधारे उधम सिंह नगर जनपद के सभी वर्गों के सम्मानित नागरिकगण, सभी समुदायों का मैं देख रहा हूँ अच्छा प्रतिनिधित्व है। सनातन सभा के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, गुरुद्वारा सिंह सभा से लोग आए हैं और बाकी समाज के सभी वर्गों का। तो ये मेरे को बहुत एक तरह से उत्साहित करता है और आशा देता है कि जो पुलिस और पब्लिक के बीच में संबंध है रुद्रपुर में, मुझे लगता है वो एक अच्छी नींव पर खड़े हैं। ठीक है, बीच बीच में जैसा बेहड़ साहब ने बताया, अरोड़ा साहब ने, दिक्कतें आती रही हैं। पुलिस का काम ही ऐसा है, हर समय बिल्कुल संबंध बिल्कुल मधुर हो, विश्वास पूर्ण हो, ऐसा संभव नहीं होता। कई बार दिक्कतें होती, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा सर, आप सबके सहयोग से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सबके सहयोग से सबको कॉन्फिडेंस में लेके पुलिस और पब्लिक के बीच में संवाद बनाए रखें, एक विश्वास बनाए रखें और एक सहयोग लगातार आपसे मिलता रहे और हम आपका सहयोग करते रहें। सर ने बताया कल्याण सिंह जी के बारे में, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा। जब मैंने नौकरी की शुरुआत की थी तो कल्याण सिंह जी ही चीफ मिनिस्टर थे और मेरे अपने सगे मौसा जी उनके डीजीपी थे। तो जो भयमुक्त समाज और उस समय एसटीएफ की जो स्थापना की गई थी कल्याण सिंह जी के टाइम में, सन 99 में, श्री प्रकाश शुक्ला उस समय का एक बहुत दुष्ट अपराधी था, उसका गाजियाबाद में एनकाउंटर भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस समय जो नौकरी की शुरुआत में हमने अपने घर में देखा जिस तरीके की पुलिसिंग की एक अवधारणा थी, तो उसी को हम कम से कम जो हमारे प्रदेश के मैदानी जनपद में रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, नैनीताल का जो हल्द्वानी और उसके आसपास का इलाका है, देहरादून का सारा ऋषिकेश विकासनगर सिटी एरिया है, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एक हम लोगों ने मित्र पुलिस वाली जो धारणा दी थी, वो उस क्षेत्र के लिए थोड़ा सा उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मित्र पुलिस की धारणा हम जाग रहे हैं, लेकिन मित्र पुलिस की धारणा हमारे प्रदेश के सब नागरिकों के लिए है। मित्र पुलिस की धारणा हमारे प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए है, पर्यटकों के लिए है, जो निवेशक हैं, जो यहाँ पैसा लगा रहे हैं, यहाँ रोजगार जनरेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उनके लिए है। यहाँ के जो दुष्ट अपराधी हैं और बाहर से आने वाले खास तौर से जो अपराधी आके वायलेंट क्राइम कर रहे हैं, आपने देखा ननकमत्ता में बाबा तरसेम जी का मर्डर हुआ, उसके अलावा भी हरिद्वार में एक बड़ी डकैती पड़ी और दोनों में ही मुझे बहुत खुशी है कि आपकी पुलिस ने, हमारे युवा एसएसपीज ने, उनकी टीम ने हिम्मत करके आगे बढ़ के उन बदमाशों को खोज निकाला, एक आध का एनकाउंटर हुआ, प्रॉपर्टी रिकवर हुई, षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया। तो ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि राज्य गठन के 24 वर्षों के अंदर जो इस प्रदेश में खुशहाली आई है, हम यूपी की तुलना करें अगर, तो हमारी पर कैपिटा आय यूपी से कहीं अधिक है। यहाँ रोजगार की संभावनाएं भी यूपी से बेहतर है, जितना टूरिज्म, जितना मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ बढ़ी है, एजुकेशन फैसिलिटीज यहाँ बढ़ी है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाहर से अपराधियों को भी आकर्षित करता है और ये बात तय है कि समय समय पे अपराधी दुस्साहस करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हमारी पुलिस प्रॉपर संख्या में है, उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, प्रॉपर ट्रेनिंग है और सबसे बड़ी बात लोकल स्थानीय जनता का विश्वास और समर्थन है, का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीच बीच में पुलिस के व्यवहार को लेके कुछ समय समय पर दिक्कतें आती हैं, आपके जनपद में भी आई। समय समय पे मुझे माननीय विधायक जी ने भी, आदरणीय बेहड़ जी ने भी मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताया। मैं ज़्यादा पहले क्या हुआ उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं, मेरी आदत नहीं है कि पुरानी कमियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मेरा बस ये है कि उन कमियों से सीख लेके हम कोशिश करेंगे कि आगे आपको इस प्रकार की शिकायतें ना हो। और जहाँ तक पुलिस की वर्किंग के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अपने कार्यकाल में मेरा बड़ा स्पष्ट वो रहता है, निर्देश रहता है, अपेक्षा रहती है सभी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी से कि अपराध के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अपराध के मामले में किसी प्रकार का, किसी भी वर्ग का अनुचित हस्तक्षेप या उसको मतलब एक गलत दिशा देने की कोशिश हम नहीं करेंगे। होता है कई बार, मैं ये नहीं कहता, मतलब मजबूरियां भी होती हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कई बार
जनप्रतिनिधियों पर भी जनता के किसी वर्ग की तरफ से अनुचित वो आता है कि भाई आप नहीं इसमें पुलिस को ऐसे कहिए वैसे कहिए, तो वो ठीक है, हम भी उसे समझते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जघन्य अपराधों में हमारे जिले के एसएसपीज, हमारे एडिशनल एसपी, सीओ और थानेदार, ये इनसे मेरी उम्मीद है कि ये ईमानदारी से, निष्पक्षता से और दृढ़ता से जो सीरियस क्राइम है उस पर काम करें। और इसमें मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोगों से, खासतौर से जनप्रतिनिधियों से निरंतर फीडबैक मिलता रहे हमें। कहीं पे मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा 100% अच्छा ही चलेगा मेरे टाइम में, लेकिन आप लोगों का अगर लगातार फीडबैक मिलता रहेगा और सही समय पे सही जानकारी हमें मिलती रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को भी सही काम करने में इसमें मदद मिलेगी। जहां तक रही कुछ समस्याओं की बात आई थी, एक तो एक्सीडेंट्स की बहुत बड़ी समस्या इस प्रदेश में भी है, और चूंकि जब मैं यहाँ थोड़े वक्त के लिए एसएसपी था तब भी लोगों ने आके उसके बारे में भी, उस समय तो खैर ये सारे 4 लेन कुछ भी नहीं बना था, बहुत थोड़ा काम हुआ था, नए सैंक्शन हुए थे, और तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी, घंटों रामपुर वाले हाईवे पे और एक इच्छा वाले उस पे सड़क पे जाम रहता था। पर अब मेरे ख्याल से कम हाईवे बड़े बनने से जाम की स्थिति में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जैसा अभी बताया गया ओवरलोडिंग के कारण या जो बड़े ट्रक चलते हैं उनके कारण एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ी है और जिसमें कैजुअलिटीज की संख्या बढ़ी है। तो इसमें हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके, और निश्चित रूप से अभी जो सुझाव आए थे उन पर हम अमल करेंगे। कहीं ना कहीं अगर किसी तरह से अब ये बाईपास जब एक बार बन जाएगा तो मैं समझता हूँ जो रात को ट्रकों का आवागमन है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, 90% मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए, और थोड़े दिन की बात है। और लेकिन फिर भी रात में जो आपने समस्या बताई है उसका एसएसपी साहब ने नोट कर लिया है, उसका बिल्कुल निराकरण करेंगे। पार्किंग की समस्या मेरे समझ से हर जगह है। अभी मैं अल्मोड़ा नैनीताल में भी भ्रमण करके आया, यहाँ तो फिर भी देखिए मैदानी क्षेत्र है, थोड़े खाली जगह मिलने में उतनी समस्या नहीं है, वहां पर भी बहुत गंभीर समस्या है सभी जगह पार्किंग की। तो पार्किंग पे हम लोग एक युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन के साथ कार्रवाई करके ये बनाने जा रहे हैं नए पार्किंग स्थल डेवलप, मतलब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जगह जगह ट्रैफिक कंजेशन रिलीज करना वो उनके लिए बहुत बड़ी एक प्राथमिकता है। आप देखते हैं ऋषिकेश में, उधर देहरादून साइड में भी, हरिद्वार में भी, तो जगह जगह इस पर काम चल रहा है। ये थोड़ी सी आप इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद करता हूँ अगले 6 महीने साल भर में हम कई जगह आपके जनपद में भी और बाकी और जनपदों में भी जहाँ ट्रैफिक की समस्या है तो वहाँ पार्किंग हम लोग दे पाएंगे। दूसरी चीज जो आपके यहाँ भी ये बात आई, और पर्वतीय जनपदों में तो बहुत ज्यादा इसको लेके जनता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, वो थी ड्रग्स की समस्या। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि स्मैक खास तौर से हमारे यहाँ बरेली जनपद से इधर से आ रहा है। इसमें मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि देखिए ठीक है, शराब और बाकी जो सॉफ्ट ड्रग्स होते हैं उनकी तो हमेशा से थोड़ी बहुत सेवन को लेके समस्या रही है, लेकिन ये जो स्मैक की समस्या है ये बहुत मतलब अगर वो मतलब उसकी तुलना शराब की और उसकी तुलना में खांसी जुकाम से करूं तो ये कैंसर है। ये इतनी घातक बीमारी है, ये हमारे पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगी। तो इसमें मैं जरूर चाहूंगा दो तीन चीजों पे आप सबसे सहयोग चाहूंगा। एक तो देखिए, जब भी किसी परिवार में, हमारा तो यही प्रयास रहेगा जो खासतौर से जो नशे की लत में पड़ने वाले युवा है उनसे हम अपराधियों जैसा नहीं, उनसे हम मरीजों जैसा व्यवहार करें। पहली बार कोई बच्चा अगर किसी ऐसे नशे के साथ पकड़ा जाता है, मेरे विचार से उसको हमें एज अ पेशेंट ट्रीट करते हुए कहीं उसका रिहैब सेंटर में उसका ट्रीटमेंट हो, उसका कहीं उसकी काउंसलिंग हो, उसके परिवार के लोग, उसके टीचर्स उसको पहली बार उसको गाइड करने की, और तब फिर हम उसके खिलाफ पुलिस या कानूनी कार्रवाई करें। क्योंकि अगर हम पहली बार में उस बच्चे को जेल भेजते हैं तो आप तय मान के चलिए वो क्रिमिनल बन के निकलेगा। तो ये एक मतलब मेरा अपना नजरिया है कि ड्रग्स के उस पर पुलिस छोटे छोटे 1-2 ग्राम पुड़िया वाले बेचने वाले को या 1-2 ग्राम अपनी जेब में चरा से रखने वाले को तो गिरफ्तार करके बहुत आसानी से जेल भेज देती है, लेकिन जो इस व्यापार के पीछे बड़े लोग हैं, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो जगह जगह फैक्ट्रियां
अवैध फैक्ट्री चला के अफीम को स्मैक में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा मानना यह है कि पुलिस को उन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और इन बच्चों को मतलब इन बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए हमारे पास और उपाय होने चाहिए। तो मैं इसमें यही आग्रह करूंगा विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी कि एक तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाने में जितने संगठन स्वयंसेवी संगठन आगे आएंगे, सिंह सभा से भी आग्रह करूंगा, सनातन सभा से भी आग्रह करूंगा, मुस्लिम समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा, ये क्योंकि ये समाज का काम है, धर्म का काम है, अपनी नस्ल को नशे की लत से बचाना। तो इसमें मैं जरूर और इसमें जहां हम लोग सहयोग कर सकते हैं हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो एक तो इसमें ये था, दूसरा ये कि ये संभव नहीं है कि आपका बच्चा नशे की लत में पड़ रहा है और आपको ये बात तभी पता चले जब पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरा मानना यह है कोई बच्चा अगर नशे की लत में पड़ता है तो सबसे पहले उसके घर में उसके भाई बहन, उसके माँ बाप या उसकी क्लास में उसके दोस्त, उसके टीचर्स जरूर उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखते होंगे। तो अगर उसी स्टेज पर आप लोग हमारे पास आए तो हम बिना उसको कानून के शिकंजे में लाए, बिना उसको हवालात या जेल भेजे, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक मानवीय दृष्टिकोण से उसको ट्रीट करते हुए उस बच्चे को उस लत में जाने से पहले ही रोक लिया जाए। तो ये ड्रग्स को लेके ये हमारा प्रयास रहेगा। और जो बड़े व्यापारी हैं इस नशीले व्यापार के, आप ये तय मान के चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से, वहां की एसटीएफ की मदद से हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई हड़कंप नहीं है। तीसरी चीज जो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी थोड़ी चर्चा हुई उसके बारे में, महिलाओं के खिलाफ अपराध की, यहाँ छेड़खानी की समस्या बताई गई थी, लेकिन आप सभी जानते हैं बलात्कार को लेके जैसे अभी बंगाल में हुआ, इतना बड़ा मुद्दा बना। आज से 12 साल पहले निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, जब उस समय मैं डेप्यूटेशन पे था। तो समय समय पे ये इस प्रकार के खिलौने और मैं कहूँगा मतलब दिल को दहला देने वाले अपराध हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में होते रहे हैं। हमारे यहाँ भी अभी रुद्रपुर में एक वो अस्पताल वाला नर्स वाला केस हुआ था जिसमें कि बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन ये घटनाएं, इसमें मैं इतना आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमने जो इसमें एनालिसिस किया सिर्फ पिछले 3 साल के जो ऐसे केसेस थे, 90% के करीब केसेस में जो अभियुक्त होता है वो उस महिला का या उस बच्ची का कोई जानकार व्यक्ति है। ये कि ये सड़क पर चलने वाली महिलाओं के साथ कोई उठा के ले गया और रेप हो रहा है या मतलब इस तरह, वो ये उस टाइप का अपराध नहीं है। ये बलात्कार के ये अपराध जो हो रहे हैं ये हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, कहीं जहाँ पे बच्चियाँ हमारी काम करती हैं, कॉलेजेस में जहाँ मतलब नौकरी करती हैं, वहाँ पर ये इस तरीके के उनके आसपास के लोग जो उन पर बुरी नजर रखते हैं वो ये उनके साथ मौका देख के इस प्रकार का वो कर रहे हैं। तो इसमें हम सबका ये प्रयास होना चाहिए। देखिए हमारे पास जैसी इंफॉर्मेशन आती है, आप सब मेरे ख्याल से आज से 20 साल पहले शायद पुलिस उतनी तेजी से या उतनी गंभीरता से महिला संबंधी अपराध में कार्रवाई नहीं करती थी। अब उस रवैये में काफी कुछ बदलाव आया, अभी भी 100% नहीं है। मैं तो चाहूंगा, देखिए जब भी किसी महिला की गुमशुदगी की बात आए या कोई इस तरीके की बात आए, विदिन 24 आवर्स अगर वो नहीं मिलती है तो उसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। ये हमने इसके भी निर्देश दे दिए हैं। कहीं पे भी खास तौर से नाबालिग बच्चियों को लेकर, नाबालिग हमारे यहाँ से प्रदेश से हर साल 400-500 की संख्या में मतलब लड़कियां नाबालिग, उसमें से अधिकांश थैंकफुली ऐसी होती हैं जो अपने साथ पढ़ने वाले या अपने किसी जानने वाले के साथ किसी उसमें प्रेम प्रसंग में चली गई हैं और लौट भी आती हैं। लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको हम बरामद नहीं कर पाते। और मेरा मानना यह है कि या तो वो बच्चियां कहीं कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके उनको बम्बई में, कलकत्ता में कहीं इस तरह से सेक्सुअल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस सब में भी हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जैसे ही किसी नाबालिग बच्ची का गुमशुदगी का है तुरंत हम उसमें कार्रवाई करें। लेकिन आप लोगों से भी हम यही कहेंगे कि जो जहाँ पे भी नाबालिग बच्चियां हैं, देखिए ठीक है एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं तो कानून में उनको सारे अधिकार हैं, लेकिन कम से कम अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल करने की और उनकी गतिविधियों पे सही तरह से नजर रखने की, उनको गाइडेंस देने की
और जहाँ जरूरत पड़े उन्हें टोकने की, डांट डपट करने की पहली जिम्मेदारी उस घर के माँ बाप की है, उस घर के बुजुर्गों की है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हमारे समाज में इसमें कमी आई है। पहले तो हम लोग जब थे तो दिन में अगर हम लोग लड़के लोगों में हम लोग तो जब खेलने भी जाते थे दोपहर में क्रिकेट या गली में अपने दोस्तों के साथ, तो बिना बताए घर से बाहर नहीं रह सकते थे। तो अब ऐसा क्या समाज में परिवर्तन आ गया है। और इसमें मैं कहूँगा काफ़ी कुछ हाथ मोबाइल फोन्स का भी है। तो मैं तो मतलब इसमें कोई धारा की कानूनी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन होना यही चाहिए कि हम जब हम 16 साल से कम की उम्र के बच्चे को गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं देते, मैं सीधा सा उदाहरण दे रहा हूं, तो हम 16 साल से कम की उम्र के बच्चे को क्यों एक स्मार्टफोन उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और वो इंटरनेट पे जाके दुनिया भर की गंदगी से वाकिफ होता है, दुनिया भर की गंद देखता है वो इंटरनेट पे। वो बच्चा रियल वर्ल्ड में उसको अलाउड नहीं है। गाड़ी चलाना होगा तो पहले उसको 2 साल लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, तब जब 18 का होगा तब वो साहब इसके लिए मुकम्मल होगा। लेकिन ये क्या कर, तो ये कहीं ना कहीं हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब ये सोशल मीडिया और स्मार्टफोन जो है, शुरू में जब नई टेक्नोलॉजी आई थी, शायद हमें किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसके फायदे होने के साथ साथ इसके इस तरह से नुकसान भी होंगे, हमारे युवाओं पर इसका इतना गलत असर भी पड़ेगा। तो इस पर भी हम लोग सबको सर विचार करना होगा। और मैं तो समझता हूँ इसमें तो मतलब ये शायद देख रहा हूँ वो लोग कानून ला रहे हैं कि 16 साल से कम की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स अलाउ करेंगे, या स्मार्टफोन्स का एक्सेस जो है कम से, क्योंकि क्या है देखिए, ठीक है ये सब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, इनको इस सब धंधे से बहुत अरबों खरबों डॉलर्स का मुनाफा होना है, लेकिन उस मुनाफे की खातिर हम अपनी नई पीढ़ी को बर्बाद होने नहीं दे सकते। मेरा मतलब तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, पॉक्सो के केसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा देखिए यही प्रयास रहेगा कि ये देखिए एक निरंतर, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मान लीजिए 31 दिसंबर 2024 तक पुलिस ये लक्ष्य प्राप्त कर लेगी और उसके बाद नहीं, उतार चढ़ाव आएंगे बीच में। क्राइम फ्रंट पे भी हो सकता है एकदम से बाहर के अपराधी आके या यहाँ के कुछ लोग दुस्साहस करें। लॉ एंड ऑर्डर पे भी कई बार होता है कुछ आपसी, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों में आपस में कुछ मतभेद होते हैं जो कई बार हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। तो उसमें मैं बस आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि कम से कम मेरे रहते हुए हमारा प्रयास यही रहेगा कि सबकी बात सुनी जाए और जो जायज बात है उस पर अमल करते हुए पुलिस आगे कार्रवाई करे। और हमारा लगातार आगे भी मैं आता रहूंगा कुमाऊं क्षेत्र की तरफ। पहले शुरू के 8-10 महीने क्योंकि आम चुनाव थे, उसके बाद 4 धाम यात्रा थी, फिर दैवी आपदा आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों में, केदारनाथ में बहुत मतलब भारी संख्या में मलबा आने की वजह से लोग हताहत हुए थे। तो कई सारे कारण थे जो इस तरफ मैं उस तरह से ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन जब भी यहाँ कोई बड़ी घटना हुई, चाहे वो नानकमत्ता में, बंधुपुरा में, तुरंत आके मैंने खुद वहाँ पे मौके का जायजा लिया। तो वो लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। जैसा अभी दोनों हमारे माननीय विधायक ने भी बताया, आपके नए जो एसएसपी साहब आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इनके नेतृत्व में हमारे पूरे उधमसिंह नगर की पुलिस जो है पहले से बेहतर काम करेगी और आप लोगों का विश्वास जीतने की, आप लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेगी और आप लोगों की सभी तकलीफें दूर करने की कोशिश करेगी। फिर से आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ हमारे आग्रह पे इतनी बड़ी संख्या में आए और अपनी चीज़ों से हमें अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। बस 5 मिनट और मैं सर आपके लूँगा। कुछ हमारे कर्मचारी हैं सर जिन लोगों ने अपने अपने काम में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और